तो आज हम स्टार्ट करेंगे द एंड ऑफ सिविलाइजेशन से कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। हाँ, क्या क्या कारण रहे होंगे उसके अंत के, क्या क्या रीजंस रहेंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो कई सारी स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, कई सारे थियरीज दी जाती हैं एंड ऑफ सिविलाइजेशन को लेकर के, सिविलाइजेशन के अंत को लेकर के कई सारी थियरीज दी जा सकती हैं। ठीक है, कोई एक कॉन्क्रीट एविडेंस हम नहीं बता सकते। हम किसी पे हाथ रख करके, किसी एविडेंस पे या किसी रीजन पे हाथ रख करके ऐसा नहीं कह सकते कि यही हुआ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ तृप्ति बोलो। सर गणेश्वर जोधपुर कल्चर एक बार बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, देखो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर क्या था कि वहां पर ऐसा मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, वहां पे ऐसी चीजें मिली हैं गणेश्वर जोधपुरा कल्चर में जो हड़प्पा से डिफरेंट है। जोधपुरा नाम है इसलिए वो जोधपुर के आसपास के रीजन की बात हो रही है। तो जोधपुर के आसपास के रीजन की बात को, उस कल्चर को नाम दिया गया है गणेश्वरा जोधपुरा कल्चर, क्योंकि वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, वहाँ की जो पॉटरीज हैं, वहाँ की जो चीजें मिली हैं वो अलग मिली हैं एज कम्पेयर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। वो बिल्कुल अलग आती हैं, तो ये माना गया कि वो बिल्कुल अलग था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था वो। गणेश्वर जोधपुरा हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग था और हड़प्पा के टाइम पर ही एग्जिस्ट कर रहा था। वो दोनों कंटेम्प्रेरीज थे, है ना, समकालीन थे। कंटेम्प्रेरीज थे, समकालीन थे, लेकिन अलग अलग थे। अलग अलग कैसे? क्योंकि हड़प्पा की सारी पॉटरीज और सारी सिटी प्लानिंग वगैरह में एक ही जैसा यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, लेकिन वो गणेश्वर जोधपुरा में देखने को नहीं मिलती। गणेश्वर जोधपुरा में चीजें अलग ही मिलती हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने बताया कि ये अलग है, अलग कल्चर है। तो रिलेशन क्या था हड़प्पा और गणेश्वर जोधपुरा के बीच में? रिलेशन ये था कि गणेश्वर जोधपुरा में कॉपर बहुत ढेर सारा होता था। तो ऐसा माना गया कि जितना कॉपर इस्तेमाल होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ब्रॉन्ज बनता था कॉपर और टिन को मिला करके, वो सब गणेश्वर जोधपुरा से आ रहा होगा। हम्म? और गणेश्वर जोधपुरा एक अलग कल्चर चल रहा था, हड़प्पा से बिल्कुल रिलेटेड नहीं था, लेकिन हड़प्पा के टाइम पर ही था। कोई पूछे कि आपको कैसे पता लगे, क्योंकि पॉटरी और जो भी सामान मिला है वो सब हड़प्पा से बिल्कुल अलग है। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन का हिस्सा होता तो हड़प्पा के जैसे होता, लेकिन हड़प्पा के जैसे बिल्कुल नहीं। क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी? इंपॉर्टेंस ये थी, कॉपर का भंडार था, तो हड़प्पा वाले वहां से कॉपर काफी लिया करते रहेंगे, ये उसकी इम्पोर्टेंस है। आज हम बात करेंगे एंड ऑफ सिविलाइजेशन की। तो सिविलाइजेशन का अंत किसी एक रीजन को हम पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते। हम किसी एक कारण के ऊपर उंगली रख करके नहीं बोल सकते कि यही कारण रहा होगा। कई सारे कारण दिए जा सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। ज्योग्राफी में आपने एक पढ़ा होगा, फ्लड प्लेन्स, है ना? जितने भी ज्योग्राफी वाले हैं यहाँ पर, सभी हैं लगभग। तो फ्लड प्लेन क्या होता है? जब नदियों में बाढ़ आती है तो अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेकर आती है, सिल्ट लेकर आती है। वही जो बालू मिट्टी ढेर सारी आती है उसको सिल्ट बुलाते हैं, साइल्टी। तो सिल्ट लेकर आती है। बाढ़ आने के बाद जब पानी वापस जाता है नदी का, तो सिल्ट वो वहीं पर छोड़ के चली जाती है, डिपॉजिट करके चली जाती है। ठीक है, और उसी के कारण फ्लड प्लेन बन जाता है, एक प्लेन वाला एरिया बन जाता है जिसे हम लोग फ्लड प्लेन बुलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हड़प्पा की खुदाई में, उसके एक्सकेवेशन में सिल्ट के काफी एविडेंसेस मिले हैं। सिल्ट मिला है जो दिखाता है कि बाढ़ जरूर आई रही होगी। तो बाढ़ का जो रीजन है, फ्लड का जो रीजन है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट रीजन, एक बहुत ही सॉलिड रीजन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा खुदाई में कई लेयर की सिल्ट मिली है ना? तो एक साथ एक ही बार नहीं बाढ़ आई, उसमें कई कई बार बाढ़ आई होगी, रिकरेंट फ्लड्स आई होंगी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को मिला। लेकिन सिर्फ बाढ़ आ जाने की वजह से पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी अराइड एरिया था। ठीक है,
और अराइड एरिया होने की वजह से वहाँ पे सूखा वाला इलाका था, बारिश कम ही होती थी, बारिश कम होती थी, अराइड एरिया था, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ड्राउट हो गया हो। अंशिका, मैं समझा रहा हूँ, एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो ड्राउट वाला रीजन भी एक रीजन हो सकता है कि भाई सूखा पड़ गया है ना, एक कारण हो सकता है। सूखा पड़ने की वजह से लोग छोड़ के जाने लगे। हम्म? एक और रीजन हो सकता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड थे, हमें पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हुआ करता था। एग्रीकल्चर के नाम पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती थी? वीट होती थी, बार्ले होती थी, चिकपी, लेंटिल, है ना, गेहूं, जौ, ये सारी फसल हुआ करती थी। तो अगर ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गया होगा रिसोर्सेज तो बचे नहीं होंगे। एक तो ऑलरेडी कम रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स के नाम पे कॉपर है केवल, वो भी कॉपर कहाँ से लेना पड़ रहा है? गणेश्वर जोधपुरा कल्चर से लेना पड़ रहा है। तो ज्यादा यूज हो गया होगा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, तो रिसोर्सेस कम हो गए होंगे, तो लोगों ने पलायन करना स्टार्ट कर दिया, छोड़ना स्टार्ट कर दिया जगह को। तो बाढ़ की वजह से भी छोड़ा होगा, कुछ ड्राउट की वजह से छोड़ा होगा, कुछ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस की वजह छोड़ा होगा। ये सारी रीजंस दिए जा सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बारे में, खात्मे के बारे में। हम्म। हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हड़प्पन सिटीज एग्जिस्ट करना बंद कर गई। कुछ सिटीज हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद भी चल रही थी। सिविलाइजेशन का खत्म होना और सिटीज का खत्म होना दो अलग अलग बात है। सिविलाइजेशन कब खत्म होती है? सिविलाइजेशन तब खत्म होगी जब सिविलाइजेशन में सारी चीजें खत्म हो जाएं, जब आर्ट ऑफ राइटिंग चला जाए, जब सिटी प्लानिंग चला जाए, जब ड्रेनेज प्लानिंग चला जाए। ये सारी चीजें जब खत्म होने लगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सिविलाइजेशन धीरे धीरे खात्मे की ओर जा रही है। लेकिन कुछ शहर बचे हुए थे, कुछ शहर हड़प्पन सिविलाइजेशन के आने से पहले भी बस रहे थे, और कुछ शहर बसे हुए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन जाने के बाद भी। बीच में आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले वाले टाइम को हम बुलाते हैं प्री हड़प्पन कल्चर। ठीक है, प्री हड़प्पन पीरियड। और जब हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने पीक पे था, सिटी प्लानिंग थी, वेट्स एंड मेजर्स यूनिफॉर्म थे, आर्ट ऑफ राइटिंग था, और शहर फल फूल रहा था, प्रॉस्पेरिटी थी हर तरफ, उस टाइम को हम मैच्योर हड़प्पन पीरियड में क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद जब इसका डिक्लाइन हुआ, एंड हुआ, धीरे धीरे खात्मे की तरफ गया, तो इसको हम लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्लासिफाई करते हैं। तो तीन पीरियड्स में क्लासिफाई करते हैं। हड़प्पन के आने से पहले कुछ शहर थे आसपास, प्री हड़प्पन साइट्स। फिर मैच्योर हड़प्पन में पूरी सिटी, पूरी सिविलाइजेशन बन गई। सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद कुछ शहर बचे रह गए, इक्का दुक्का जगह पे कुछ लोग रह गए होंगे। उसी को हम लोग पोस्ट हड़प्पन कल्चर या लेटर हड़प्पन कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो कैसे पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो रही है? जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगी। उनकी जो सिटी प्लानिंग थी वो लेटर पीरियड्स में देखने को मिला कि सिटी प्लानिंग गायब होती जा रही है। उनके जो वेट्स एंड मेजर्स थे वो अनइक्वल होते चले गए लेटर पीरियड्स में। साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम था वो खराब होता चला गया। लोगों ने लिखना पढ़ना बंद कर दिया होगा, लोगों ने स्टोरेज करना बंद कर दिया होगा। जो मार्केट्स थे उनका स्ट्रक्चर धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया होगा। तो पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ गई। ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्यन थ्योरी के बारे में। पहले इसको लिख लेते हैं। जब आपको समझ ना आया करे तुरंत पूछ लिया करिए, सर ये बता दीजिए, समझ नहीं आया। मैं इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ। आप क्लास के बीच में ही बोल सकते हैं मुझसे, क्लास को खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, कहते हैं क्लास के बाद डाउट्स क्लियर करना। मैं कहता हूँ मैं जब पढ़ा रहा हूँ उसी टाइम डाउट्स क्लियर करो।
तो बात का किसको क्या भरोसा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक डालेंगे हम लोग, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें जो कुछ रीजंस दिए गए वो हम लिख सकते हैं कि मैनी रीजंस आर एट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, सम ऑफ देम कैन बी। पहला, levels of silts are found, levels of silt are found in excavation which indicates that there must have been recurrent floods there। बार बार फ्लड्स आ रही होंगी, एक बार नहीं कई बार। ऐसा नहीं कि एक बार फ्लड आ गया सब छोड़ के भाग जाए। बार बार फ्लड आने की वजह से क्या होता है कि फिर अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे लगातार बाढ़ आ रही है, तो एक दिन आप मजबूर हो जाएंगे उस जगह को छोड़ने के लिए, क्योंकि आप वहां पर कुछ कर नहीं पाएंगे, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, बीमारियां फैलेंगी। कुछ इंडिकेट्स दैट देयर मस्ट हैव बीन रिकरेंट फ्लड्स। और जो रिवर है वो अपना कोर्स शिफ्ट करती रहती है ना। रिवर्स ऑल्सो कीप शिफ्टिंग देयर कोर्स, rivers also keep shifting their course। ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक मियांडर बताया जाता है। ठीक है, मियांडरिंग के बारे में बोला जाता है। तो मियांडरिंग क्या होता है? मियांडरिंग आपने पढ़ा है कि रिवर्स अपना कोर्स शिफ्ट करती है, मतलब अगर वो सीधे जा रही है तो वो मुड़ जाती है। हम देखते हैं कैसे। रिवर का जो कोर्स होना चाहिए नॉर्मली ऐसे होना चाहिए, वो आराम से सीधे अपना जा रही है रिवर, बट ऐसा होता नहीं है। लगातार विंड के एक्शन से रिवर मियांडर करती है। ठीक है, नॉर्मल जो कोर्स होना चाहिए ये एक्सपेक्टेड कोर्स है। रिवर ऐसे चले, लेकिन ऐसे चलती नहीं है, लगातार विंड के एक्शन से मुड़ती रहती है और लगातार अर्थ रोटेट भी कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से रोटेटिंग फैक्टर और विंड का फैक्टर लगता है, तो रिवर का जो पाथ है वो इस तरह से हो जाता है। हम्म। अब सपोज कोई यहाँ पे रह रहा होता घर बना करके, लेकिन रिवर ने अपना कोर्स क्या किया, शिफ्ट कर लिया, तो इस घर में क्या आ गई, बाढ़, फ्लड। अब इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा इधर। सपोज इसने यहाँ पर घर बना लिया, लेकिन अब रिवर क्या करेगी, इसकी तरफ फिर भाग जाएगी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, फ्लड। मियांडरिंग की वजह से होता है रिवर की कोर्स शिफ्टिंग ऑफ रिवर। रिवर्स अपना कोर्स शिफ्ट करती रहती है, अपना रास्ता बदलती रहती है ड्यू टू मियांडरिंग, ड्यू टू कांस्टेंट एक्टिंग विंड प्रेशर्स या विंड फोर्सेस। इसी को हम लोग ज्योग्राफी में मियांडरिंग भी कहते हैं। तो एक रीजन शिफ्ट कोर्सिंग ऑफ रिवर्स का भी हो सकता है भाई, रिवर्स अपना कोर्स शिफ्ट करती रहती है।
तो कई बार सिविलाइजेशन की तरफ अगर नदी मुड़ गई होगी, सिविलाइजेशन की तरफ फ्लड्स में नदी अगर मुड़ गई, रिवर ने अपना कोर्स शिफ्ट कर लिया, तो सिविलाइजेशन तो पानी के अंदर आ जाएगा, वहां पे ना एग्रीकल्चर हो पाएगा ना लोग रह पाएंगे। तो एक रीजन मिल जाएगा लोगों को छोड़ने का। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन एंड दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन जो दिया जाता है। कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता कारण बाढ़ का दिया जाता है, क्योंकि काफी सिल्ट मिला है, काफी सेडिमेंट्स मिले हैं बालू मिट्टी के, ठीक है, जो ये दिखाता है कि कई बार बाढ़ आई रही होगी हड़प्पन टाइम पे। राइट। सेकंड रीजन की अगर हम बात करें, सेकंड रीजन हम देख सकते हैं ड्राउट का, क्योंकि वो ऑलरेडी सेमी अराइड और अराइड रीजन में आता था, जहाँ पे बारिश कम होती थी, सूखा इलाका था। राजस्थान में बसा हुआ है, गुजरात के कच्छ रीजन में बसा हुआ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिविलाइजेशन बसी हुई है, ठीक है, अरावली के आसपास। ये सब शुष्क रीजन में आते हैं, शुष्क प्रदेश में आते हैं। अराइड सेमी अराइड जहाँ पर बारिश कम होती है, तो सूखा एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। ड्राउट कैन बी अनदर रीजन फॉर डिक्लाइन। और हम जानते हैं बहुत अच्छा एग्रीकल्चर था भी नहीं, एग्रीकल्चर के नाम पे वीट बार्ली गेहूं जो यही सब होता था, राइस वगैरह होता भी नहीं था। ड्राउट कैन बी अनदर रीजन फॉर डिक्लाइन। ठीक है, एज द हड़प्पन रीजन, पूरी सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हड़प्पा की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉज ऑलरेडी एन अराइड और सेमी अराइड रीजन, एन अराइड और सेमी अराइड रीजन। किसी को अराइड भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसे एरिड भी पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे अराइड इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, अराइड और सेमी अराइड रीजन। अराइड रीजन का मतलब सूखा इलाका जहाँ बारिश कम होती है, रेनफॉल कम होती है। कितनी होती है रेनफॉल? सेमी अराइड में 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल, और अराइड रीजन में 50 सेंटीमीटर से भी कम की रेनफॉल। और जब 50 सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल हो जाती है, तो वो इलाका सूखे में आ जाता है, डेजर्ट बोला जाता है उसको तो। उत्तर प्रदेश में लगभग 120 130 सेंटीमीटर नॉर्मल रेनफॉल होती है एनुअल, साल भर की। हर जगह पे वेरी करती है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको ज़्यादा बारिश मिलेगी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के ज़्यादा पास है, तो मानसून जो आता है बे ऑफ बंगाल की तरफ से, वो उत्तर प्रदेश में बारिश कराता है, तो ईस्ट वाले में ज़्यादा बारिश होती है। और वेस्ट उत्तर प्रदेश में दिल्ली तक जाते जाते मानसून कमजोर पड़ जाता है, तो वहाँ पे कम बारिश आपको देखने को मिलती है। बाकी राजस्थान और हड़प्पन सिविलाइजेशन में अरावली रेंजेस हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो हड़प्पा की साइट्स हैं वो कौन से जोन में पड़ती हैं? लीवे साइड या रेन साइड? लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड। एक लीवर्ड साइड होता है, एक विंडवर्ड साइड होता है। तो विंडवर्ड साइड वो होता है जहाँ बारिश होती है, लीवर्ड साइड पहाड़ के पीछे वाला इलाका है जहाँ बारिश कम होती है। तो हमने फ्लड्स एक रीजन देख लिया और ड्राउट एक रीजन देख लिया। तीसरा रीजन हो सकता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मस्ट हैव बीन ओवर एक्सप्लॉइटेड। पहले लिखिए, रिसोर्सेज वर ऑलरेडी लिमिटेड। Resources were already limited and they may have been overexploited, causing the Harappans causing the Harappans to
फ्ली द सिविलाइजेशन। फ्ली द सिविलाइजेशन का मतलब सिविलाइजेशन को छोड़ के जाना, एंड माइग्रेट टू सम अदर प्लेस, एंड माइग्रेट टू सम अदर प्लेस। ठीक है। और हमें कैसे पता चलता है कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो रहा था? देखिए, डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन means disappearance of everything, disappearance of everything that makes up a civilization। सिविलाइजेशन का मतलब, खत्म होने का मतलब उन सारी चीजों का खत्म होना है जो सिविलाइजेशन को बनाती हैं। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने डिस्कस किया था क्या क्या चीजें हैं जो सिविलाइजेशन को बनाती हैं। क्या क्या चीजें हैं जो बनाती हैं, कोई बताया? तीन चार चीजें। स्क्रिप्ट, कल्चर, हाँ, सिटी टाउन प्लानिंग, यूनिक, ट्रेड, है ना? ठीक है, पांच छह चीजें जो सिविलाइजेशन को बनाती हैं। अब यही सारी चीजें डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गई। सिविलाइजेशन के अंत में आते आते जो हड़प्पन सील्स थी वो मिलना बंद हो गई। जो हड़प्पा की टाउन प्लानिंग होती थी वो होना बंद हो गई। ड्रेनेज देखने बंद हो गए। लोग छोड़ के जाने लगे। उनके घर का जो स्ट्रक्चर था, जो नॉर्मली मैच्योर हड़प्पा में हम देखते थे, वो दिखना बंद हो गया। ये सब जब होना शुरू हो गया तो कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। रीजन हमने डिस्कस कर लिए, ड्राउट, फ्लड या ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये तीन मोस्ट प्रोमिनेंट, काफी मेजर रीजंस लिए जा सकते हैं। तो डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन मींस डिसअपीयरेंस ऑफ एवरीथिंग दैट मेक्स अप अ सिविलाइजेशन। ठीक है, disappearance of town planning, seals and scripts, right? Culture and practices, etc. Culture and practices, etc. जब इन सब का खात्मा होना, ये सब जब सीन से बाहर जाने लगे, तब लगा कि हाँ भाई डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक, उस ग्राफ में हम लोग समझेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत और अंत तक कैसे मामला रहा होगा। मतलब एक ग्राफ बनाते हैं टाइम पीरियड को ट्रैक करने के लिए कि अर्लियर, जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन या मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन या लेटर हड़प्पन कल्चर, उसका ग्राफ बनाते हैं ताकि इस ग्राफ से पता चल जाए, ग्राफ देख करके, कि टाइम पीरियड क्या रहा होगा आने का और जाने का। तो सॉरी, फिर से अच्छे से बना दीजिए। ठीक, यहाँ पर टाइम पीरियड हम डालेंगे और यहाँ पर स्टेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पे हम स्टेज लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ पर हम टाइम पीरियड डालेंगे। सपोज अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत से लेकर के अंत तक की, तो शुरुआत होती है लगभग 2900 के आसपास से, बिफोर कॉमन एरा से लेकर के हम जाएंगे 2700 बिफोर कॉमन एरा। इस पीरियड को हम क्या बुलाते हैं? इस पीरियड को हम बुलाते हैं अर्ली हड़प्पन साइट। ठीक है, अर्ली हड़प्पा, या कह सकते हैं कि प्री हड़प्पन साइट्स। जब सिटीज आना शुरू हुई थी, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था हड़प्पन कल्चर, प्री हड़प्पन कल्चर। ठीक है, इस पीरियड को हम बुलाते हैं, ये है अपना प्री हड़प्पन कल्चर। उसके बाद 2700 से नेक्स्ट पीरियड हमारा 1900 बिफोर कॉमन एरा तक। इस पीरियड को हम बुलाते हैं जब हड़प्पन साइट एकदम मैच्योर होना स्टार्ट हो गई थी। तो इस वाले पीरियड को हम बुलाएंगे 2700 से 1900 बिफोर कॉमन एरा तक, मैच्योर पीरियड ऑफ हड़प्पा, या मैच्योर हड़प्पन कल्चर। ये क्या है? प्री हड़प्पा। अब 1900 के बाद 1700 बिफोर कॉमन एरा तक, जब तक ये पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई, तो सिविलाइजेशन अंत होने पे आ गई अपनी। और अंत वाले पीरियड को हम क्या बुलाएंगे? लेटर हड़प्पन पीरियड। समझ में आया ये ग्राफ? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। जो से बताइए। हाँ, देखो, जो मैच्योर हड़प्पन साइट है या मैच्योर हड़प्पन पीरियड बोला जाता है, वो 2700 से 1900 तक बोला जाता है। ये जो पीरियड है 2700 से लेकर के 1900 तक का, कितने साल? लगभग 600, नहीं 800 साल हो गया, सॉरी, लगभग 800 साल हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने एकदम टॉप पे था। सिटी प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग थी, स्क्रिप्ट था, कल्चर था, ट्रेड था, सील्स थी, सारी चीजें थी। इससे पहले जो 200 साल का पीरियड है, उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप होना स्टार्ट हो रहा था। बहुत सारी सिटीज मिलेंगी जो प्री हड़प्पा बोली जाती हैं, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन आने से पहले। लेकिन 1900 के बाद कुछ रीजंस की वजह से, जो हमने अभी डिस्कस किए, सिविलाइजेशन का स्टार्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, स्क्रिप्ट, ये सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई। तो हम लोग, ये 200 साल का पीरियड है, इसको कहते हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा या लेटर हड़प्पन पीरियड, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। और 1700 के बाद लगभग हड़प्पन सिविलाइजेशन का खात्मा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने सीधी लाइन दिखाई है, मतलब प्री हड़प्पा कल्चर। यहाँ पे मैंने उठी हुई लाइन दिखाई है, मतलब ये मैच्योर हड़प्पा की तरफ जा रहा है, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने पीक पे जा रही थी। लेकिन इसके बाद 1900 के बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। 1700 बिफोर कॉमन आते आते एकदम नीचे आ गई। तो ये एक पहाड़ की तरह आपको दिख रहा है। जैसे आप पहाड़ पे चढ़ो एक तरफ से, तो आप नीचे से ऊपर जाओगे, लेकिन आप दूसरी तरफ से पहाड़ से उतरोगे तो ऊपर से नीचे आओगे। इसी तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी नीचे से ऊपर गई, पहाड़ पे पीक पे पहुंची, जिसे मैच्योर हड़प्पन पीरियड कहते हैं। उसके बाद वो फिर से उतरना स्टार्ट हो गई, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई दूसरी तरफ से। अब समझ में आया? अभी भी कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, ना तो आगे बढ़ते हैं। सर नीचे आपने टाइम पीरियड लिखा है ना? हाँ, 2900 बिफोर कॉमन एरा से 2700 बिफोर कॉमन एरा, ये प्री हड़प्पा का पीरियड है। 2700 से 19 ये मैच्योर हड़प्पा का पीरियड है। 19 से 1700 ये लेटर हड़प्पन पीरियड माना जाता है।
ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक थियरी के बारे में, जो बहुत लोग कहते हैं सही है, लेकिन उसके आर्गुमेंट्स जब दिए जाते हैं तो वो कहीं कहीं गलत साबित होते हुए दिखाई देती है। वो थियरी है आर्यन इन्वेजन की थ्योरी, आर्यों के आने की थ्योरी। वही आर्य जिनके पीरियड को हम लोग वैदिक कल्चर बुलाते हैं या लेटर वैदिक पीरियड बुलाते हैं, जो वैदिक काल है आर्यंस का है। और इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आर्यंस की है, ठीक, खास करके नॉर्थ इंडियंस की। और जो साउथ इंडियंस हैं उनमें आर्यंस कम है, द्राविडियंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। कहा जाता है कि जो लोकल लोग रहे होंगे वो आर्यंस के आने के बाद साउथ की तरफ माइग्रेट हो गए। हम्म, तो साउथ इंडियंस आर मोर इंडिजीनियस देन नॉर्थ इंडियंस। अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो सच में ज़्यादा इंडियन है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन के लोग, है ना। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बाकी इंडियंस तो सब हैं, लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि साउथ इंडिया के लोग बोला जाता है वो इंडिजीनियस थे। इंडिजीनियस से मतलब पहले से यहाँ रह रहे थे। आर्यंस माइग्रेटेड थे, वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया में आज कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्रीज आती हैं। वहाँ पे ग्रासलैंड है, स्टेपी ग्रासलैंड्स। स्टेपी एक तरह की ग्रासलैंड्स होती हैं जो उस रीजन में पाई जाती हैं। और चरवाहे थे, ट्राइबल लोग थे, माइग्रेट करते रहते थे। तो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी क्या कहती है? तो भाई कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आर्यंस ने इन्वेड किया था, ठीक है, मतलब आक्रमण किया था हड़प्पन्स के ऊपर। और हड़प्पन्स को उस आक्रमण की वजह से छोड़ के जाना पड़ा था। उस आक्रमण की वजह से, उस अटैक की वजह से, उस इन्वेजन की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, व्हीलर, ठीक है, आर एम व्हीलर। आर एम व्हीलर ने ये थ्योरी propound की थी कि आर्यंस मस्ट हैव इन्वेडेड इंडिया। मस्ट हैव इन्वेडेड इंडिया, जिसकी वजह से हड़प्पन्स को छोड़ करके जाना पड़ा था, भागना पड़ा था। क्योंकि आर्यंस का आने का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? आर्यंस का जो पीरियड है वो 1500-1600 बिफोर कॉमन एरा। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन का पीरियड भी क्या है? यही 1700-1600 बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो व्हीलर ने कहा कि दोनों का टाइम पीरियड, हड़प्पा के जाने का टाइम पीरियड और आर्यंस के आने का टाइम पीरियड एक ही है। तो इसका मतलब आर्यंस आए तब हड़प्पन से भाग कर गए, ठीक। व्हीलर ने कहा कि आर्यंस आए होंगे, इन्वेड किया होगा, आक्रमण किया होगा, और जो हड़प्पन्स थे वो अटैक को सह नहीं पाए तो उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। और छोड़ के जाना पड़ा, इसकी वजह से सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। ये व्हीलर का कहना है। क्या यह थ्योरी सही है, क्या थ्योरी में सच्चाई है? इसके बाद बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कुछ आर्गुमेंट्स रखे जिसकी वजह से आर्यन इन्वेजन की थ्योरी गलत साबित होती दिखती है। व्हीलर ने क्यों कहा कि ऐसे मुंह उठा के तो कह नहीं दिया होगा कि आर्यंस आए होंगे तब उन्होंने आक्रमण किया होगा भारत के ऊपर या हड़प्पन्स के ऊपर, फिर हड़प्पन्स छोड़ के भागे साउथ इंडिया की तरफ या दूसरे रीजन्स में। तो पहले तो टाइम पीरियड मैच हो रहा था। उनका एक आर्गुमेंट था कि जो हड़प्पन के जाने का पीरियड था, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, वही आर्यंस के आने का पीरियड था, एडवेंट ऑफ आर्यंस। यानी आर्यंस आए तो हड़प्पन भागे, है ना। और एक बात वो कहते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ऋग्वेद में एक भगवान के बारे में बताया गया है, एक गॉड के बारे में, जिनका नाम लिखा हुआ है पुरंदर।
पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। किलों को ढहाने वाला, किलों को हटाने वाला या डिस्ट्रॉय करने वाला। ये पुरंदर पता है कौन है? ये गॉड इंद्र है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक कल्चर में शिव विष्णु नहीं हुआ करते थे जो आज ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। इंद्र, अग्नि, वायु, इन सब की ज्यादा पूजा हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में, जब आर्यन्स आए थे उसी टाइम पर। तो उसमें पुरंदर का उल्लेख आता है। पुरंदर इंद्र को बोलते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। पुरंदर का मतलब है पुरों को तोड़ने वाला, या फोर्ट्स को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। और यहाँ पे किसके किलों की बात हो रही है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको पता चल जाएगा। सिटाडल एरिया में क्या होता था? किला। हाँ, किले के जैसे वो टॉप पे नहीं बना होता था, और वो वॉल्ड भी तो होता था, चारों तरफ उसके दीवारें बनाई गई होती थी। तो व्हीलर ने इंटरप्रिटेशन लगाया कि जो फोर्ट्स है, सिटाडल वॉल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो जो आर्य के भगवान थे, उन्होंने हड़प्पन्स को हराया। ठीक है। और डिस्टोरा फोर्ट, सिटाडल वॉल्स की बात हो रही है। ये इंटरप्रिटेशन था। मैं व्हीलर के इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सही है गलत है, मैं बता रहा हूँ जो व्हीलर ने कहा। मैं ये बता रहा हूँ जो थ्योरी दी गई इन्वेजन की, उसमें क्या क्या बोला गया। तो डिस्टोरा फोर्ट्स, सिटाडल वॉल्स को माना गया। व्हीलर ने कहा भाई ये तो फोर्ट्स किसकी बात कर रहा है, सिटाडल वॉल्स की बात कर रहा है। उनके देवता ने इंद्र भगवान को, जो सबसे सुप्रीम गॉड हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़े गॉड इंद्र होते थे, क्योंकि इंद्र वर्षा के गॉड थे, और वर्षा आती थी, रेन आती थी, तभी फसल अच्छी उगती थी। तो सबसे ज्यादा महत्व इंद्र को दिया गया। तो डिस्ट्रॉय ऑफ फोर्ट्स, पुरंदर, किलों को ढहाने वाले, सिटाडल वॉल्स की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ फोर्ट्स की, ये व्हीलर ने कहा। तो व्हीलर कहते हैं कि ऋग्वेद में ही ये डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि आर्यंस को, आर्यंस न्यू अबाउट हड़प्पन्स। और शायद असुर जैसा शब्द, ठीक है, असुर जैसा जो शब्द है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया होगा? हड़प्पन्स के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है। ये भी एक थ्योरी व्हीलर ने दी, आर्यन इन्वेजन वाले थ्योरी देने की। क्योंकि ऋग्वेद में भी असुर नाम के काफी डिस्क्रिप्शन आते हैं, काफी उल्लेख आता है असुर का। और असुर हड़प्पन्स को ही शायद बोला गया हो, क्योंकि आर्यन्स आए थे, हड़प्पन्स भाग के गए थे। तो व्हीलर कहता है देखो, एक तो इंद्र को डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स बोला जा रहा है, और फोर्ट्स हुआ करते थे सिटाडल में। इसका मतलब है कि आर्यन्स ने भगाया इनको। आर्यन्स आए तो हड़प्पन्स भाग के गए, तो जरूर आर्यन्स ने आक्रमण किया होगा, हड़प्पन्स भाग के गए होंगे। ये व्हीलर ने बोला। व्हीलर ने कहा ऋग्वेद में असुर नाम भी आता है, जो हड़प्पन्स को बार बार रिफर कर रहा है। और फोर्ट्स, सिटाडल हड़प्पन्स के हुआ करते थे, मतलब आर्यन्स ने अपने इन्वेजन के बारे में ऋग्वेद में लिखा भी हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ये व्हीलर का कहना था। अब ये कितना सही है कितना गलत, हम आगे देखते हैं। बाद में आने वाले जो इतिहासकार थे, उन्होंने कुछ सवाल उठाए इस थियोरी के ऊपर। उन्होंने सवाल ये उठाया कि अगर आक्रमण हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है हथियार मिलने चाहिए, तलवार, शील्ड, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन हथियार मिलते नहीं है। कहीं पर भी तलवार, तीर कमान, ये सारी चीजें मिलती नहीं है। अगर आक्रमण हुआ है, लड़ाई हुई है, तो ये सब कहाँ गए? तलवार कहाँ गया, तीरें कहाँ गई? दूसरा, अगर आक्रमण हुआ होगा तो लोगों को मारा गया होगा, तो लोगों की डेड बॉडीज मिलनी चाहिए, और डेड बॉडीज भी नहीं मिलती हैं जिनको काट के मारा गया हो। क्योंकि अगर किसी के ऊपर तलवार चलाया जा रहा है, तो उसका बोन का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, उसकी हड्डी टूट जाती है। फिर जब उसका स्केलेटन, उसका जब अ, कंकाल निकाला जाएगा जमीन से, तो उसकी हड्डी टूटी हुई मिलेगी, जो पता चल जाएगा यहाँ इसके ऊपर तलवार मारी गई थी या कुल्हाड़ी मारी गई थी।
ये भी नहीं मिलता है। ना तो वेपन्स मिलते हैं, ना तो डेड बॉडीज मिलती हैं, तो भाई आक्रमण किस पे किया फिर इन्होंने, और मारा किसको? ये सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है, जिससे ये पता चलता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी में ज्यादा दम है नहीं। बहुत कम ही एविडेंस मिलते हैं, बहुत कम ही सबूत मिलते हैं जो आर्यन की इन्वेजन या आर्यों के आक्रमण की थ्योरी को सही साबित करता है। आगे लिखिएगा काउंटर आर्गुमेंट्स। Historians countered the theory of Aryan invasion, uh, countered the theory of Aryan invasion by raising some arguments। क्या आर्गुमेंट्स है उनके? पहला आर्गुमेंट ये था कि इफ देयर हैड बीन एनी अटैक, हथियार का इस्तेमाल हुआ होना चाहिए था। वेपन्स मस्ट हैव बीन यूज्ड, वेपन्स मस्ट हैव बीन यूज्ड, लेकिन कोई हथियार मिलते नहीं है हड़प्पन टाइम के। बट नो सच वेपन्स आर फाउंड, नो सच वेपन्स आर फाउंड। तो क्या उन्होंने मुट्ठी से लड़ी थी लड़ाई, या हाथापाई की थी हड़प्पन के साथ, और हड़प्पन हाथापाई से भाग गए, या वो लोग कराटे चैंपियन है? सर हो सकता है सर, हाँ। सकता है सर मुट्ठी मार के ही तोड़ दिए हो सर मुंह में से, उसके बाद जहर वहर का सिस्टम हो। तो टूटा हुआ मुंह तो मिलना चाहिए था ना, जो स्केलेटन्स मिले उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो दिखा रहा हो कि हाँ मारा गया किसी को। सर, सर अगर सर मुट्ठी मार के तोड़ेंगे तो सर पता कैसे चलेगा सर कि लगी है अरे चोट। यार उस समय पे प्लास्टर जैसी टेक्निक तो होती नहीं थी। प्लास्टर और सर्जरी तो 2000 साल बाद आई है, सुश्रुत के टाइम पर, है ना? तो उस टाइम पे तो ऐसी चीजें होती नहीं थी। तो हड्डी टूटी होगी, वो मरा होगा तो उसकी हड्डी टूटी हुई मिलनी चाहिए थी, जिससे पता चलता है कि इसके ऊपर अटैक हुआ है। वो सब चीजें मिलती नहीं है डेड बॉडीज में। कुंफू कराटे कराटे चैंपियन रहे होंगे हो सकता है। सर अगर सर मुट्ठी गले के पास मारी जाए तो पता नहीं वोकल कॉर्ड चलेगा। से पता चल जाएगा, वोकल कॉर्ड रहता है। पोस्टमार्टम में क्या होता है बेटा? पोस्टमार्टम में यही तो पता चलता है कि मरने का कारण क्या था। तो बता देते हैं एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने के कितने देर बाद मौत हुई है, सब पता चल जाता है उससे। हड्डियां कितनी टूटी हैं। सर लेकिन इस टाइम तो पोस्टमार्टम था कहाँ। उस टाइम पे नहीं था, लेकिन अब हो रहा है ना। अब तो आर्कियोलॉजी काफी आगे निकल गई है, बता देती है कि इंसान की मौत कैसे हुई रही होगी। हड्डी देख के बता सकते हैं कि उसको बीमारी क्या रही होगी। हाँ, हड्डी से याद आया, कई सारे स्केलेटन्स में जो हड़प्पन के मिले हैं उसमें घुटने में कुछ प्रॉब्लम दिखती है। मतलब जो हड्डियां मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं, स्केलेटन्स मिले हैं हड़प्पन के, उसमें पहली बात तो ऐसे स्केलेटन्स मिले ही नहीं है जिन पे लगा हो कि किसी ने अटैक किया है। तो जो मिले हैं वो घुटने में कुछ प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं। मतलब काफी हड़प्पन के घुटने में प्रॉब्लम रही होगी पक्का। उनको किस तरह का गठिया का रोग रहा होगा, तभी उनके घुटने में प्रॉब्लम देखने को मिली है। मतलब जो घुटने की हड्डी है, जो वहाँ पर पोर्शन है उसका, वहां पर दिक्कत देखने को मिली है। मतलब वो अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, मतलब गठिया का रोग टाइप का रहा होगा उनको। तो हथियार नहीं मिले भाई, हथियार कहाँ गए? सर अगर हाँ, सर बोलो। सर अगर ये कहा जा सकता है किसी को मुट्ठी मार के मारा जा सकता है। ये बिलीवेबल नहीं है ना यार। अब मुट्ठी मार के मारा जा सकता है, मुक्का मार करके? एक मुक्का वो मारेगा, एक मुक्का तुम भी मार सकते हो, उसमें क्या है? जब तक आपके पास हथियार ना हो, आर्मी जाएगी क्या मुक्का लेके लड़ती है क्या? आर्मी आज मिसाइल्स बना रही है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रही है, ड्रोन्स बना रही है, ड्रोन से मिसाइल गिरा रही है।
कोई ये थोड़ी कहता है हम मुक्का मार करके जंग जीत लेंगे। मुक्का मार करके झगड़ा किया जा सकता है, मुक्का मार करके जंग नहीं जीती जा सकती है। अरे सर, कहीं एक तेज मारे कहीं धीरे मारे तो। आ, ये सब बिल्कुल ही बिलीवेबल नहीं लग रहा है आप जो लोग कह रहे हो। कुछ यस सर, मुट्ठी मार के कैसे किसी को मारा जा पूरी सकता है? सिविलाइजेशन पूरी सिविलाइजेशन मुक्का मार करके खत्म कर रहे हो। हाँ, तो सेकंड रीजन है कि जो बॉडीज मिली हैं, जो रिमेन्स मिले हैं, एक तो स्केलेटन्स कम मिले हैं, जो भी मिले हैं वो ग्रेव से मिले हैं। और ये दिखाता है कि बहुत सारे लोग माइग्रेट वाइग्रेट कर गए होंगे। और जो स्केलेटन्स मिले भी हैं, जो डेड बॉडीज मिले भी हैं, उसमें ये एविडेंस नहीं देखने को मिलता कि किसी ने उनको अटैक किया हो। क्योंकि अगर कोई तलवार मारेगा तो आपकी हड्डी तक वो काट काट देता है। कोई कुल्हाड़ी मारेगा तो आपका पूरा बोन, जॉ, शोल्डर उसी हड्डी तक पेनिट्रेट कर देता है वो, है ना। तो द स्केलेटन रिमेन्स do not indicate signs of any assault. असॉल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, ASSAULT। ठीक है सर, हमको भी नहीं आती है। कोई बात नहीं, सीख लो, ठीक है। अब जो स्केलेटन इमेज मिले उसमें कोई असॉल्ट का साइन मिलता नहीं है, असॉल्ट मतलब कोई आक्रमण का साइन मिलता नहीं है, तो ये थोड़ा सा खराब ही लग रही है, मतलब सही नहीं लग रही थोड़ी ना, डिसइनोवेट किया। एक और कारण है, एक बड़ा कारण, सर कहीं जहर दे के तो नहीं मारते थे? सूरवंशम की जहर वाली खीर खिला के मार दिया होगा ना। सर सर, लेकिन उसमें जिंदा हो गया था वो। हाँ, लेकिन इसमें नहीं जिंदा हो पाया। अरे जहर एक्सपायर था यार। जहर डुप्लीकेट दुकान से खरीदे थे। आदित्य की दुकान से खरीदना चाहिए था। एक और काफी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है जो दिखाता है कि नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता है क्या, आर्यंस ने बहुत सारी चीजें हड़प्पन से अडॉप्ट की हैं। इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण, ये सब नेचर को दिखाते हैं। इंद्र बिजली और बारिश बादल को दिखाते हैं, उसके देवता माने जाते हैं। सन, सूर्य, वो भी नेचर ही है, रोज निकलता है रोज डूबता है। साथ ही साथ वायु नेचर, नेचुरल है, पूरा प्रकृति है। तो ये सारे जो देवता ऋग्वेद में दिखाई पड़ते हैं हमको, जो बड़े देवता माने जाते हैं ऋग्वेदिक काल में, ये सब भी नेचुरल चीजों को ही दिखा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो आर्यंस थे उन्होंने नेचर वर्शिप कहीं ना कहीं हड़प्पन से अडॉप्ट किए, है ना। और फायर अल्टार का मतलब है कि जहाँ पर अग्नि कुंड, जो अग्नि का कुंड हुआ करता था, वो सारी चीजें भी हड़प्पन साइट से मिली हैं। वो सारी प्रैक्टिसेस भी ऋग्वेद में होती थी वैदिक काल में। आर्यंस भी, आज भी हम लोग हवन करते हैं, हवन कुंड मिला है कालीबंगन वगैरह से, ठीक है, हड़प्पन साइट्स में। तो दिखाता है कि आर्यंस ने बहुत सारी प्रैक्टिसेस, खास करके नेचर वर्शिप की प्रैक्टिस किससे अडॉप्ट की है, हड़प्पन से अडॉप्ट की है, क्योंकि वो भी नेचर वर्शिपर थे। उनके बाद आर्यंस आए, वो भी नेचर वर्शिपर हो गए, उनके देवता ही नेचर के पूरे हो गए, इंद्र, वायु, जो उनको अ, अब ऋग्वेद में क्या क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद में असल में लिखा हुआ है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र। ऋग्वेद में लिखा है कि इंद्र के बारे में, उनके लिए मंत्र लिखे हैं ताकि इंद्र प्रसन्न हो जाएं और बारिश अच्छी हो जाए। सूरज के बारे में लिखा हुआ है ताकि सूरज समय पे आए, है ना, ताकि फसलों को फायदा पहुंचे, खास करके राबी की फसलें, वीट की, वीट वगैरह हो गया और सरसों वगैरह हो गए। और साथ ही साथ और भी गॉजेस और गॉड के बारे में, उनके बारे में मंत्र, ताकि उनको खुश कर सकें,
कुछ करके क्या मिले उनको, नेचर से काफी वरदान मिले, क्योंकि वो सब नेचर डिपेंडेंट ही थे। कोई अर्बनाइजेशन तो था नहीं उनके पास, कोई सिविलाइजेशन थी नहीं उनके पास। ठीक है। तो तीसरा है कि आर्यंस मस्ट हैव अडॉप्टेड, अगर वो चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनको अटैक क्यों करते, है ना। ये सवाल उठता है, क्योंकि जो अटैकर्स होते हैं वो कभी भी सामने वाले की कोई भी चीज बचे रहने नहीं देना चाहते। और आप उनके कल्चर की बात कर रहे हो। अगर आदमी ने अटैक किया होता है हड़प्पन को, तो हड़प्पन का कुछ भी बचे नहीं देना चाहते, खास करके उनका कल्चर बर्बाद करते हैं। किसी भी सिविलाइजेशन को, किसी भी देश को अगर बर्बाद कोई करना चाहता है तो सबसे पहले उसका कल्चर बर्बाद करता है। कल्चर बर्बाद हो गया, देश बर्बाद हो गया। और आर्यंस हड़प्पन कल्चर्स को बचाएंगे? अगर उन्हें अटैक करना है तो क्यों बचाएंगे? अटैक करना होता तो हड़प्पन कल्चर को भी हटा दिया होता उन्होंने। ये दिखाता है कि उन्होंने अटैक नहीं किया होगा। ये और ज्यादा एक थ्योरी, एक एविडेंस मिल जाता है थ्योरी को गलत साबित करने के लिए। तो आर्यंस मस्ट हैव अडॉप्टेड नेचुरल वर्शिप फ्रॉम हड़प्पन पीपल ऋग्वेद कंटेन हिम्स, हिम्स का मतलब वही मंत्र वगैरह, कंटेन्स हिम्स टू इन्वोक, प्रसन्न करने के लिए मंत्र होते थे नेचुरल गॉड्स। नेचुरल गॉड्स कौन कौन से? लाइक इंद्र, अग्नि, ये सब सुप्रीम गॉड होते थे ऋग्वेद के हिसाब से। मतलब ऋग्वेदिक काल में इंद्र, अग्नि, ये सब की पूजा की जाती थी। इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, वरुण आपका पानी, ओशन वाले गॉड, एक्सेट्रा। which indicates that there was a gradual transition, that there was a gradual transition, धीरे धीरे उन्होंने अडॉप्ट किया होगा, धीरे धीरे कल्चर को लिया होगा ना। अटैक करके खत्म करने का तो कोई चीज दिख नहीं रही यहाँ पर। indicates that there was a gradual transition from Harappan culture to Rigvedic culture। ठीक है। सर बस सर खत्म हो गया नहीं, चैप्टर। थोड़ा सा बाकी है। थक गए क्या पढ़ते पढ़ते? थक गए हो गए ना इतने दिन से हड़प्पा पढ़ते पढ़ते, मुझे पता है। समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। कहाँ कितनी देर से पढ़ ही रहा है ये सर, अभी 20-30 मिनट आए ही होगा। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सर आज माहौल नहीं बन पा रहा है पढ़ने वाला। बगल में डीजे नहीं बज रहा होगा ना, इसलिए माहौल नहीं बन रहा है। तो जब दो दो क्लास से एक पी लेंगे कहाँ माहौल बनेगा। दो दो क्लास एक ही क्या मतलब? दो दो क्लास से एक पी लिए हैं ना, तभी माहौल नहीं बन पा रहा, दो बैठ दो नहीं पा क्लास रहा है। तुम दोनों साथ में गए थे क्या? जी सर। साथ में जा बैठ जाते हैं।
सर हमें लगता है शेक में कुछ गलत चीज था। ठीक है। तो इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो आपके टॉपिक बुक में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ डिस्कशन तो ज़रूरी है ना। डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सर रहने दीजिए, इसको होमवर्क दे दीजिएगा। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फिर होमवर्क दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले हड़प्पन साइट डिस्कवर हुई थी 1921 में, हड़प्पा के नाम से। ठीक है। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। उसके बाद 1922 में मोहनजोदारो हुई थी। किसने किया था? रखलदास बैनर्जी, आर डी बैनर्जी। ठीक है। तो 1921 से 1922 तक, और हड़प्पन सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करती थी? 2700 बिफोर कॉमन एरा। लगभग कितने साल हो गए? लगभग 5000 साल। लगभग की बात कर रहा हूँ, लगभग 5000 साल। ठीक है। पता भी नहीं था इंडियंस को कि हड़प्पा जैसी कोई सिविलाइजेशन है भी। दे हैड नो आइडिया कि भाई हड़प्पा जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को हड़प्पा की साइट्स पे कुछ मिला नहीं होगा, मिला होगा, लेकिन उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा। उनको बस एक ढेर दिखा होगा, एक एक खंडहर दिखा होगा, लोगों को खंडहर समझ के उसको छोड़ दिया होगा। और लूट बहुत मचाई वहां पर। हड़प्पा और मोहनजोदारो इतना ज्यादा डिस्ट्रॉयड हो गया था क्योंकि वहां पर जो लीटे थे, ब्रिक्स थे, उसको लूट के ले गए लोग। और लूट करके हो सकता है अपना घर बना लिया उन्होंने। तो लुटेरे लुटेरों ने भी लूटा, और साथ ही साथ एक नेग्लेक्ट था हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में खास करके अपनी हिस्ट्री को लेकर के। हम लोग कभी हिस्ट्री लिखते नहीं थे। ठीक है। हम लोगों ने कभी अपनी हिस्ट्री नहीं लिखी, बल्कि आप चाइना वगैरह में देखो, अपन चाइना में देखो तो वहां पर 2-2,500 साल की हिस्ट्री लिखी हुई है। ठीक है। पूरी की पूरी रिटर्न हिस्ट्री है ये। ग्रीक्स ने भी अपनी हिस्ट्री रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद यूरोपियंस ने अपनी हिस्ट्री लिखना शुरू कर दी थी, है ना। चाइनीज ने हमारे बगल में ही अपनी 2,000-2,500 साल की हिस्ट्री लिखी हुई है उनकी पूरी की पूरी। हमने कभी अपनी हिस्ट्री नहीं लिखी, कभी नहीं। हम लोग को कभी इंटरेस्ट ही नहीं है हिस्ट्री लिखने में। आज भी हम लोग हिस्ट्री को बोरिंग मानते हैं, तब भी बोरिंग मानते थे। हमारा कुछ, आप अगर बाहर के देशों में जाओ, वहां पे हिस्ट्री को बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है ना। हमारे यहाँ हिस्ट्री को इज्जत ही नहीं मिलती। हमारे यहाँ एक 20-30 साल से जो कल्चर चल रहा है आईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज और डॉक्टर वगैरह का, ह्यूमैनिटीज वाले तो बेवकूफ माने जाते हैं वैसे भी, है ना। तो हिस्ट्री को इज्जत कभी दी नहीं हमने। और जिस देश ने अपनी हिस्ट्री को इज्जत ना दी हो, वो देश अंदर से फ्लॉड हो जाता है, अंदर से उसमें खराबी आ ही जाती है। जिसको अपनी हिस्ट्री का ना पता हो, तो उसको बहुत अच्छे से बहलाया जा सकता है ना, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यही मैनिपुलेट किया था ब्रिटिशर्स ने 250 साल। यही मैनिपुलेट किया था इस्लामिक रूलर्स ने 900 साल। जो 1000 साल तक हम लोग ऐसे घूमते रहे यहाँ से वहाँ, कभी इस राजा के अंदर, कभी उस राजा के अंदर। ये सब हमारे मैनिपुलेशन का ही नुकसान था। जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई हिस्ट्री हिस्ट्री जानता ही नहीं है अपनी। इन 1921 1922 में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी पता चली कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसा था भी। कैसे पता चला? ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा। ये दोनों ब्रिटिश इंडिया के लिए काम करते थे, और उस टाइम पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, जॉन मार्शल थे। भला हो जॉन मार्शल का कि उन्होंने बता दिया कि हड़प्पा मोहनजोदारो जैसी कोई सिविलाइजेशन हमारे यहाँ थी, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि हम लोग तो अभी इंटरेस्ट लेते नहीं है अपनी हिस्ट्री में, नेग्लेक्टेड रहते हैं ना हम लोग। ना हिस्ट्री हमने लिखी,
हमारे बगल चाइना ने अपनी 2500 की हिस्ट्री लिख के रखी हुई है, और हमने अपनी हिस्ट्री आज तक नहीं लिखी। हमको हिस्ट्री बनानी पड़ती है, ढूंढ ढूंढ कर बनानी पड़ती है। हम्म? आज हमारी हिस्ट्री में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज देखने को मिलते हैं। इतिहास में विचार बहुत अलग अलग आ जाते हैं, कुछ कहते हैं ये सही था, कुछ कहते हैं ये सही था। हिस्टोरियंस, इतिहासकार के व्यूज में डिफरेंस आ जाता है। क्यों आ जाता है पता है? क्योंकि कोई सॉलिड एक जगह पे लिखी गई है नहीं इतिहास हमारा। हम लोगों ने इतिहास अलग अलग सोर्सेस से उठा उठा के बनाया है, और जब उठा उठा के बनाया है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां आई होंगी, कुछ ना कुछ गलतियां आई होंगी, जिसका फायदा उठाते हैं लोग, जिसका फायदा वो लगातार उठाते रहे। जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में तो वो कहते थे कि इंडियंस तो है ही नहीं सिविलाइज्ड। क्यों बोलते थे इंडियन सिविलाइज नहीं है? क्योंकि इंडियंस को पता नहीं था कि हड़प्पा नाम की कोई सिविलाइजेशन रहा करती थी यहाँ। इंडियंस को पता रहता कि हड़प्पा नाम की कोई सिविलाइजेशन थी, तो वो ब्रिटिशर्स के सामने खड़े होकर बोल सकते थे, आप हमें कैसे कह रहे हैं हम सिविलाइज नहीं है? सबसे पहले सिविलाइजेशन हमारे यहाँ आई थी, जब आपका वजूद नहीं था तब हड़प्पा हमारे यहाँ हुआ करता था। ये तो वो तब बताते ना जब उन्हें पता होता। उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने कभी हिस्ट्री जानने और लिखने की कोशिश नहीं की। तो ब्रिटिशर्स ने बड़े अच्छे से मैनिपुलेट कर लिया उन्होंने उनको, हम लोगों को, मतलब इंडियंस को। हमको कहा कि आप तो अनसिविलाइज्ड हैं, हमें पता नहीं है कि हमारी सिविलाइजेशन क्या थी। कहने लगा हाँ हाँ सही कह रहे हैं साहब, हम लोग तो अनसिविलाइज्ड हैं ही, है ना, हमको कुछ पता नहीं है, आप ही हमारे माई बाप हैं, आप ही हमारी भलाई के लिए आए हैं, हम तो भट्टगवार हैं, हमें क्या ही पता होगा इस सब बारे में। ठीक है, तो जो पहले गवर्नर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी बहुत ज़्यादा एडवांस रिसर्च नहीं की इन सब के बारे में। हाँ, उनका योगदान ये था कि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया, और फिर इसके बारे में लेकर के उसको और आगे तक ले गए। जॉन मार्शल के टाइम पर आर डी बैनर्जी और इन सब लोगों ने जॉन मार्शल के अंदर, जो कि एक ब्रिटिश थे, उनके अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन ढूंढी गई, एक्सकेवेट की गई, पहली बार उसकी डिस्कवरी हुई, थैंक्स टू ब्रिटिश। हालांकि ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरा किया इंडिया के साथ, वो सब आगे बढ़े, और इतना तो अच्छा किया कि हमें जगा दिया कि उठो भैया, तुम्हारे यहाँ सिविलाइजेशन थी 3000 साल पहले। हाँ बाईगन, यही निकला होगा इंडियंस के मुझसे। तो कनिंगम लिखी हुई चीज पे ज्यादा विश्वास करते थे। जो पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंगम, लिखी हुई चीजों पे ज्यादा विश्वास करते थे। तो उनके पास बहुत सारे हड़प्पा की चीजें आती थी, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देते थे, क्योंकि उनको लिखी हुई चीजों पे ज्यादा भरोसा था। तो सबसे पहली लिखी हुई चीजें जो मिलती हैं, हड़प्पन्स की लिखी हुई चीजें आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। उनकी स्क्रिप्ट आज तक हम डिसाइफर कर नहीं पाए, हम नहीं जानते। वैदिक काल में, चाहे वो ऋग वैदिक काल रहा हो, चाहे वो लेटर वैदिक काल रहा हो, लिखना नहीं जानते थे वो लोग। वो लोग याद करके चीजों को पास ऑन करते थे जनरेशन टू जनरेशन। उनके पास लिखने की कला नहीं थी। इसी लिखने की कला ना होने की वजह से हम उन्हें सिविलाइजेशन नहीं बुलाते। उनको सिविलाइजेशन ना बुलाए जाने का रीजन यही है, उनके पास आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं था। ठीक, उसके बाद लिखी हुई चीजें लेटर वैदिक के बाद से स्टार्ट हुई, खास करके जब बुद्धिज्म आया 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास। 6वीं शताब्दी में 563 में बीसी में लगभग गौतम बुद्ध का जन्म होता है, सिद्धार्थ गौतम का। उसके बाद वो 28 साल के हो जाते हैं, फिर बुद्ध बनते हैं। 8 साल प्रतिज्ञा करने के बाद फिर वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद लिखा जाना शुरू हुआ, है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट लिटरेचर। सबसे पहले लिटरेचर यही देखने को मिलते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखे जाने के बाद शुरू हुआ था महाभारत लिखा जाना और रामायण लिखा जाना। महाभारत लिखा जाना और रामायण के लिखा जाना लगभग तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास, ईसा पूर्व, मतलब बिफोर कॉमन एरा।
तो पहले बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए, उसके बाद रामायण महाभारत लिखना स्टार्ट हुआ था, बहुत बाद में जाकर के सब खत्म हुआ। तो ये जो लिखी हुई चीजें हैं, उसके बाद स्मृतियां आई, जैसे मनुस्मृति आई, उसके बाद पुराण आए, बहुत सारे पुराण आए। उसके बाद इब्न बतूता अल बिरूनी की जो किताब आई इंडिया के ऊपर, ठीक है, अल हिंदवी, अल हिंद करके उसका नाम था शायद। उसके बाद अकबरनामा वगैरह, इन सब का सोर्सेस से पढ़ पढ़ करके कनिंगम हिस्ट्री बनाने में ज्यादा विश्वास रखते थे। आर्कियोलॉजिकल को एविडेंस ला के रख दो कनिंगम के आगे, तो उनकी बत्ती गुल हो जाती थी, वो कहते थे आए बैगन, उनको नहीं समझ में आता था, तो विश्वास भी नहीं था उनका। तो बाद में लगभग 20 30 40 साल के बाद जब आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी जॉन मार्शल के अंदर आते हैं, तब जाकर के हड़प्पन साइट डिस्कवर हुई। ठीक है, तो ये सिलसिला रहा हड़प्पन साइट्स का। हमारा नेग्लेक्ट, हमारा अ, ओछापन अपनी हिस्ट्री को लेकर के, हम लोग पता नहीं किन मुद्दों में फंसे रहते थे। हम लोग इन्हीं मुद्दों में फंसे रहते थे कि हमारी जाति क्या है। हमारे लिए यही बड़ा मुद्दा था कि समुद्र ना पार कर देना, नहीं तो अपनी जाति खो दोगे, जाति खो दोगे समाज में नहीं आओगे तुम। हमारे लिए यही बड़ा मुद्दा था कि कोई हमारे गिलास से पानी ना पी ले, हमारे गिलास से पानी पी लेगा हम अछूत हो जाएंगे, गंगा जैसे नहाना पड़ेगा। हमारे लिए यही बड़ा मुद्दा था। तो हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे पढ़ पाएंगे बताइए। सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ना और हिस्ट्री पढ़ना ग्रीक्स ने स्टार्ट किया था, है ना, ग्रीक्स ने। और ग्रीक्स बहुत अच्छे थे यार, मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में और डेमोक्रेसी के मामले में इंडिया से कहीं ज्यादा आगे थे। ग्रीक्स के बारे में आप पढ़िए, हेरोडोटस के बारे में पढ़िए, रास्टोथनी, ये सब ग्रीक्स हैं। एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, ये सब ग्रीक्स हैं जिन्होंने लिखना पढ़ना स्टार्ट किया था, फिलोसफी आई थी। इससे पहले हमारे पास उपनिषद थे, उपनिषद थे हमारे पास, लेकिन हम लोग उपनिषद ना पढ़ते थे, ना गीता पढ़ते थे, ना वेद को मानते थे। वेद को मानना भी हमने छोड़ दिया था। हम लोग वेद को मानते होते तो आज ये जन्म के आधार पर जाति ना हुआ होती, तो हमारे काम के आधार पर जाति होती। हमारे पास अलग ही मुद्दे हैं। इंडियंस के पास यही अच्छा मुद्दा होता है कि कौन सी जाति में शादी करनी है। इससे बड़ा मुद्दा है नहीं हमारे पास। इससे आगे निकले तब तो हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना अपनी। और फिर आके ब्रिटिश चार गाली सुना के जाते हैं तो क्या गलत करते हैं, सही कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि हम लोग अपनी विधवाओं को जला दे रहे हैं, है ना, सती कर दे रहे हैं उनको, कहते हैं ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम। जब उन्होंने देखा कि ये लोग हैं एकदम बाउचट और इन पे बड़े आराम से राज किया जा सकता है, तो किया उन्होंने 250 300 साल राज, नोचा एकदम। तो कनिंगम जो थे वो लिखी हुई चीजों पे ज्यादा मानते थे, लेकिन बाद में जाकर के जॉन मार्शल के अंदर साइट्स डिस्कवर हुई हड़प्पा की, फिर हड़प्पा के बारे में पता चल सका। और जितना भी हमने हड़प्पा की हिस्ट्री लिखी है, वो सब रिटर्न पे तो नहीं लिखी है, क्योंकि उसकी राइटिंग तो हम जानते ही नहीं आज तक। हम उसकी राइटिंग तो आज तक जानते नहीं है, डिसाइफर हो नहीं पाई क्या लिखा हुआ है। तो जितनी भी हिस्ट्री हमने बनाई है हड़प्पा की, वो कैसे बनाई है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर बनाई है। जो हमें खुदाई से सामान मिला है, पॉटरी मिली है, स्केलेटन्स मिले हैं, टेराकोटा मिला है, सिटी प्लानिंग मिली है, शहर मिले हैं, ड्रेन्स मिले हैं, घर कैसे बना है, ये सब चीजें से हमने उनकी हिस्ट्री बनाई है। जो चीजें हमें खुदाई में मिली हैं, क्योंकि लिखी हुई चीज तो कोई है नहीं। या तो लिखी हुई चीज से हम हिस्ट्री बना सकते हैं, या तो खुदाई में कुछ मिला उससे हिस्ट्री बना सकते हैं, या तो कुछ पॉपुलर कल्चर रहा हो, या ट्रेडिशन रहा हो, या कथाएं रही हो, उससे भी हिस्ट्री बनाई जा सकती है। लेकिन कथाओं वाली हिस्ट्री थोड़ा सा कम रिलायबल होती है, कम भरोसेमंद होती है, क्योंकि कथा में तो कोई कुछ भी बोल देता है। कथा में क्या है बोलने को, तो कथा में कुछ भी बोला जा सकता है। गांव वगैरह में इतनी कथाएं चलती हैं, अ, किसी भी तालाब को लेकर के कम से कम 4 5 कथाएं होती हैं।
एक बुढ़ऊ साइकिल पे जा रहे होंगे, कहेंगे इस तालाब में आज से 100 साल पहले एक रानी ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी थी, राजा से लड़ाई करके, तब से रानी की आत्मा यहाँ तालाब के आसपास भटक रही है। अगर कोई हिस्टोरियन जा करके ये लिख दे कि आज से 100 साल पहले यहाँ पे राजा मरा था या रानी मरी थी, तो ये हिस्ट्री कितनी रिलायबल होगी, कितनी भरोसेमंद होगी। कहानी कथाओं में विश्वास थोड़ी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका जो डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, इतना ही जानना है हमको। बाकी टेक्निक्स के बारे में बात करें तो दो तरह से हो सकता है। जैसे सपोज ये जमीन है, ठीक है, ये एक बुक है, ये जमीन है। अब इसको हम वर्टिकली पेनिट्रेट करके नीचे जा सकते हैं, है ना। 10 मीटर गए, 100 मीटर, 20 मीटर गए, 40 मीटर गए, उसके बाद चीजें निकाली हमने वहां से। एक ये हो सकता है, लेकिन इससे होने में थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि साल दर साल मिट्टी जमा होती जाती है और हिस्ट्री भी लेयर्स में बढ़ती चली जाती है। जो 100 साल पहले हुआ होगा वो सबसे नीचे वाले लेयर में मिलेगी, है ना। जो 90 साल पहले हुआ होगा वो थोड़ा सा ऊपर के लेयर में मिलेगी। जो 80 साल पहले हुआ होगा वो थोड़ा सा और ऊपर लेयर में मिलेगी। जो 40 साल पहले हुआ होगा वो ऊपर की लेयर में मिलेगी। जो 10 साल पहले आपने सामान यूज करके फेंका होगा वो भी एकदम ऊपर की लेयर में मिल जाएगी। जो 150 साल पहले किसी आपके दादा परदादा ने सामान यूज करके फेंका होगा वो आपको एकदम नीचे की लेयर में मिलेगी। तो लेयर्स का मतलब स्ट्रैटिफिकेशन, है ना। तो आर्कियोलॉजी में स्ट्रैटिफिकेशन से स्टडी करते हैं, लेयर बाय लेयर स्टडी करते हैं, है ना। तो पहले हम लोग डायरेक्टली एकदम घुस करके निकाल देते थे, लेकिन अब लेयर बाय लेयर हम लोग करते हैं, क्योंकि साल दर साल मिट्टी जमा होती जाती है उसके ऊपर, लेयर्स आती जाती हैं। तो हर लेयर का अपना इतिहास होता है। जोग्राफिकल इतिहास भी होता है और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। ज्योग्राफिकल इतिहास का मतलब कि कौन से रॉक से बन के आई है, कितने साल पुरानी मिट्टी है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, कहाँ कहाँ से न्यूट्रिएंट्स आए हैं, ज्योग्राफिकल इतिहास हो गया। ऐतिहासिक ज्योग्राफी मतलब कि 1000 साल पहले क्या रहा होगा, 500 साल पहले क्या रहा होगा, 400 साल पहले क्या रहा होगा। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में डिफरेंस टाइम पीरियड कहा जाता है। हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हजार लाख साल से नीचे बात नहीं करते, लाख साल भी कम होता है, करोड़ों साल की बात करते हैं ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में हम कुछ 100 या कुछ 1000 साल की बात करते हैं, क्योंकि 3000 साल 4000 साल पहले तो हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे। सिविलाइजेशन ही हमारी 5000 साल पहले आई है। तुम लोगों ने इसको पकड़ के जो पीटा है मिलियन ईयर्स अगो, मुझे याद है एक बार टेस्ट हुआ था, सबने मिलियन ईयर्स ये वो छापा था। मतलब मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन करके बता क्या दिया और तुम लोगों ने पूरा छाप दिया उसको, है ना। उसके बाद में बड़ा कॉन्शियस सर आप पे पूरा उसके बाद भरोसा में है, इस वजह बहुत से कॉन्शियस जीत हो गए। गया था, पता है, मैंने बोलना छोड़ दिया। मैंने कहा अभी बोलूंगा तो ये लोग मजा लेंगे। फिर मैं मिलियंस नहीं बोलता था, मैं करोड़ों साल बोलने लग गया। ठीक है, कोई डाउट हो यहाँ तक किसी को तो पूछे। इसके बाद आपका एक छोटा टॉपिक बचा है बस, इंटरप्रिटेशन, बस उसके बाद खत्म। वो भी हम एक बार डिस्कस करके नेक्स्ट में, मतलब परसों जब हम पढ़ेंगे। आज हमें ज्योग्राफी पढ़नी थी ना वैसे, नहीं ज्योग्राफी हमने कल पढ़ा था, आज हमें हिस्ट्री पढ़नी थी, ठीक है। तो हम्म, अब हम लोग जब परसों जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो बचा है कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, परसों। बाकी जो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, दैट इज आल्सो कंप्लीटेड। सो
कुछ बचा नहीं है तो सब खत्म हो गया। Tomorrow we will be discussing the question answers also, and we will be taking up questions. If you have any doubts, please come up with your doubts and please revise it, क्योंकि revise करने के बिना आपको doubt तो आएगा नहीं। कोई सवाल है किसी के पास? हाँ, सर सुनने में आ रहा है इकोनॉमिक्स को इस बार ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिए हैं। इकोनॉमिक्स तो पहले भी ऑप्शन था ना बेटा, मतलब ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में एक ही चूज करना होता था। ऑप्शन का मतलब हिंदी फिजिकल के ऑप्शनल साथ रख सब दिया गया है। सर लेकिन जैसे सर इस इस बार फिजिकल कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स और यार हिंदी इसके हो बारे में गया मुझे है। पता नहीं, हो सकता है हो गया हो, पता कर लेना इस बारे में, स्कूल में पूछ लेना। हिंदी का तो अच्छा कंपलसरी हाँ, हो गया हिंदी है। 2 लैंग्वेज कंपलसरी हो गई, हिंदी इंग्लिश, और हो सकता है ऑप्शनल कर दिया हो। ऑप्शनल कर दिया होता तो विशाल सर के पास बच्चे कम बच जाएंगे फिर ना। कोई नहीं जाएगा। मैं भी हो गया। और कोई सवाल इससे रिलेटेड या कुछ भी? सर आज यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट निकल गया। हाँ यार, लेकिन अभी उन्होंने मार्क्स नहीं दिया है, मैं मार्क्स देखना चाहता हूँ मेरा कितना आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पिछले साल दिया था और मेरे को। ओह हाँ, सर ओ सर, नहीं नहीं, अच्छी बात है, सुनो तो पहले। बताइएगा यार सर। 2022 वाला नहीं है। सर हो गया सर आपका भी। सर कहाँ पोस्टिंग मिली? पोस्टिंग अबे मिली हो तो रुको यहाँ बोलने बैठा दो। था। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ, 2022 में 4 नंबर से रुक गया था, और इस बार मुझे लगता है 2-3 नंबर का फासला रह गया होगा यार। अब अगले साल दूंगा, इस साल तो दे नहीं रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, अगली बार हो जाएगा। ये गलत बात है सर, आप सर यहीं आसपास में लीजिएगा सर। रुक जाओ, सब्र करो। तो क्या होता है, रिजल्ट आने के 1-2 दिन बाद के जिससे बाद सर एक कट ऑफ डिक्लेयर गलत करते काम हैं, कट करने ऑफ में कितनी आसानी गई है, हो। और फिर मार्क्स आता है, मतलब प्रीलिम्स में कितना मार्क्स आया होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। कट ऑफ से कंपेयर करूंगा तो पता चल जाएगा कि कितना कम हुआ है। 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आज तो इनका रिजल्ट आया है। आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है, उसका भी नाम आदित्य है। आदित्य लोग बहुत आगे जा रहे हैं यार। हाँ? सर अगर हो गया तो इलाहाबाद क्षेत्र में लीजिएगा। अरे, मैं बताता हूँ, कार्डर आपकी चॉइस पे नहीं दिया जाता है, कार्डर वो लोग खुद डिसाइड करते हैं। इलाहाबाद आदित्य को बहुत पसंद है। सर इलाहाबाद में सर एकदम जान लीजिए सोने खान है इस समय, इतना घूस मिलेगा आप गिन नहीं पाएंगे। तुम लोग मेरी फीस दे दो बस, मुझे घूस नहीं चाहिए। फकीर आदमी है हम लोग यार। हाँ, झोला उठा के चल लेंगे, घूस क्या चाहिए मुझे। सर उसी झोले में पैसा भर लीजिएगा, चलने में और हो जाएगा। कबीर के भक्त हैं यार, पैसे वैसे घूस की बात ना करो। हम्म? तो लेके हम लोगों को ही दे दीजिएगा सर। ठीक है, तुमको दे दूंगा मैं, तुम्हारे नाम पे सारा वो कर दूंगा, हवाला कर दूंगा, है ना। पकड़े तुम जाओगे लेके। सर आप पैसा ना लीजिए सर, आप घूस पैसा ना दीजिएगा, बस ऐसे वो जो होता नहीं है नंबर तो काम ऐसे ओपन में होता है, वही वही करने टेंडर दीजिएगा दिलवा बस। देंगे तुमको, टेंडर। टेंडर खोलिए, टेंडर।
इधर 20% आपका। अ, चलिए ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। We have almost completed this chapter, and the day after tomorrow we will be discussing question answers also, and tomorrow we will be discussing question answers of chapter 2, that is population density distribution and growth.